Hello everyone, welcome in the Standard 8th. Myself, Mrs. Rama Babri, I'll be teaching you the subject history. Today we are going to pick up a lesson number 2 in history, the expansion of British power. The expansion of the British power. In introductory part, I'm going to tell you about the topic which we are supposed to focus on it. Fine. The topics to be focused are India before the British arrival. मीन्स हिंदुस्तान जो था वो ब्रिटिश के आने से, ब्रिटिशर्स के आने से पहले वो कैसा था, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हिंदुस्तान क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन व्हाई they came to India, why the Britishers, what was the purpose behind it. We will be focusing on this point also. Then arrival of the trading companies. हिंदुस्तान के अंदर कई कंपनीज आई, वो किस लिए आई? फॉर ट्रेडिंग. दे केम फॉर द ट्रेडिंग. फाइन. We'll be studying that what kind of trading they were doing it and what for exactly they came and what they did in our country. The next comes your British in Bengal. British in Bengal. Fine. When we'll be doing the arrival of the Britishers or the arrival of the trading companies in the country, in our country, after that we'll be doing the trade rivalry also. Fine. Then the British in the Bengal, what they did in Bengal. Then because when they came to the country, see, this was a coastal area. They came over there and they expanded their trade over there. Fine. And we'll after that we'll be studying about the battle also, the battle of Palasi, the battle of Buxar, and then war with the Mysore and the Marathas. इनके साथ भी लड़ाई हुई, किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की. फाइन. देन एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल. किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आकर, एक ट्रेडिंग कंपनी थी और वो हमारे देश में किस तरह से एक्सपैंड कर रहे थे. सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम पढ़ेंगे. क्लेम ऑफ पैरामाउंटी, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी विल बी डूइंग, एंड आफ्टर दैट विल बी डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. जब वो हिंदुस्तान में आए, दे केम एज अ ट्रेडर एंड बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री. How they became, how they expanded themselves in the trade and they ruled also. हमारे देश के अंदर एज अ ट्रेडर आए और हमारी टेरिटरी पर उन्होंने कब्ज़ा किया. ठीक है. कई तरह के उन्होंने वॉर लड़े, यहाँ पे बैटल्स लड़े. ठीक है. बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या था. ठीक है. जब कोई फाइट होती है, वॉर होता है, तो उसका कोई ना कोई असर बाद में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो मैसूर के राजा जो थे टीपू सुल्तान, उनके साथ भी इनकी लड़ाई हुई अपना वर्चस्व कायम करने के लिए. यहाँ पे देश के अंदर टेरिटरी एक्सपेंशन करा उन्होंने और ट्रेड भी बढ़ाया. लेकिन ऐसे कौन से रीजंस थे क्यों वो यहाँ पर आके एज अ ट्रेडर आए थे एंड दे बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री एंड द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल. अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे वो लोग. ठीक है. और जब इतना एक्सपेंशन उनका हो चुका था, तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था, डेफिनेटली वो एक चेंज तो आना ही था. अपने अनुसार उन्होंने उसको काम को ढाला उन्होंने. ठीक है. और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सिविल सर्विसेज जो है एंड आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, इन सब में उन लोगों ने अपना इंटरफेरेंस करा और अपने हिसाब से उन्होंने इन सब एरियाज़ में, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, इसमें उन्होंने अपने हिसाब से काम करना शुरू करा. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स वेयर वी आर गोइंग टू फोकस इट. फाइन. आई होप
that I'm clear about it. Okay, now let us proceed to the background of this chapter. Fine. What is the background of the chapter? ये जो chapter है आपका, chapter का नाम क्या है? Expansion of the British power. ब्रिटिश पावर हिंदुस्तान में आके एक्सपैंड कर रही थी, अपना दबदबा जमा रही थी। क्यों? व्हाट फॉर? वो तो ट्रेडर्स की तरह से आए थे ना, ट्रेडर्स की तरह से आए थे, तो यहाँ पे वो मतलब कि अपना पावर क्यों मतलब कि शो कर रहे थे, या अपना पावर उन्होंने कैसे जमा लिया। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, देखो ऐसा ना कि जब ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम टू इंडिया, तो उससे पहले जो है मुगल्स जो है वो राज कर रहे थे। कौन राज कर रहा था? मुगल्स। मुगल्स दे वर in a country. They were ruling in a country. बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का मुगल साम्राज्य के अंडर आता था। अब धीरे 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 जिस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए और ट्रेडिंग में उन्होंने एक्सपेंशन करी, और कुछ हमारे कुछ हिंदुस्तान के कुछ माइनस पॉइंट ज़रूर थे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे रूलर्स भी बन गए हमारे कंट्री के। तो ये एक ऐसा समय था जब ब्रिटिशर्स आए, एक ट्रांजिशन पीरियड था, एक चेंज आ रहा था। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या होता है? जैसे आज के टाइम की अगर हम प्रेजेंट एग्जांपल दें, कोरोना से पहले हमारी कैसी लाइफ थी? 19th of the March schools they were shut down, malls they were shut down। 24th को हमारे पीएम ने डिक्लेयर कर दिया कि लॉकडाउन हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मेंटली रेडी नहीं थे, लेकिन अब धीरे 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 हम लोगों ने उस लाइफ को अडॉप्ट कर लिया कि भाई लॉकडाउन में हमें किस तरह से हाइजीनिकली एंड सेफली किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके हमको रहना है। मास्क है, ग्लव्स हैं, एंड नई नई चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिली होगी, क्वारंटाइन क्या होता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो तो वो जो हमारी एक फास्ट लाइफ जा रही थी, मॉडर्न फास्ट लाइफ जा रही थी, उससे एक महामारी जो बीमारी आई, ठीक है, कोरोना आया, कोविड-19 आया, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रांजिशन पीरियड। हम मेंटली, फिजिकली एंड व्हाट यू कॉल इट, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली ऑल्सो बहुत अप्स एंड डाउन्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रांजिशन पीरियड। तो एक चेंज आया हर परिवार के अंदर, समाज में, देश में, पूरे वर्ल्ड में एक चेंज आया। तो अब लेट अस कम बैक टू इंडिया। इंडिया में जो ट्रांजिशन पीरियड जो था, ट्रांजिशन पीरियड हम किस पीरियड को बोल रहे हैं? कि मुगल्स वर रूलिंग एट दैट टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स दे टुक ओवर ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो एक चेंज आया कल्चर में, पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त चेंज आया, लेकिन वो धीरे धीरे जो चेंज आता है उसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। मुगल रूलर्स में हम देखेंगे कि औरंगज़ेब जो थे, ही वॉज द लास्ट पावरफुल एम्परर। उसके बाद बहुत कमज़ोर आए, मतलब कमज़ोर का मतलब कि वीक रूलर्स। कमज़ोर का मतलब नहीं कि उनको विटामिन्स एंड प्रोटीन्स की कमी हो गई थी और पतले दुबले हो गए ऐसे थे, ठीक है, नॉट दैट काइंड ऑफ कमज़ोर। कमज़ोर इन द सेंस कि दे वर द वीक रूलर्स, दे वर नॉट एबल टू रूल ओवर द कंट्री प्रॉपरली। There were many reasons behind it, but anyhow, the Aurangzeb, he was the last powerful emperor. After his death, 1707, 1707 में जब मुगल एम्परर जो थे, बादशाह थे औरंगज़ेब, जब इनकी डेथ हुई, तो छोटे 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 जो प्रोविंसेस थे जहाँ पे मुगल गवर्नर थे, कुछ कुछ एरियाज़ जिसे मुगल राजा बादशाह दे देते थे कि यहाँ से आप राज करेंगे, यहाँ पर आप काम करेंगे और यहाँ से आप टैक्सेस हमको ला के देंगे, तो वो मुगल गवर्नर्स हुआ करते थे या उन्हें सूबेदार कहा जाता था, ठीक है। और उनके डेथ के बाद, औरंगज़ेब के डेथ के बाद उन्होंने सोचा कि भाई ये तो इनके जो कमिंग जनरेशन है वो वैसे ही बहुत वीक है, दे आर नॉट एट ऑल बीइंग ट्रेन टू बिकम ए वेरी गुड एम्परर एंड ऑल, सो दे न्यू द इनर स्टोरी ऑफ इट। तो उन्होंने अपने आप को ही इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। फाइन। सो
After the death of Aurangzeb, many Mughal governors or the Subedars they began asserting their independence कि हम इंडिपेंडेंट है. अब इतना बड़ा मुगल राज, ठीक है, जो मैक्सिमम भारत के जो लैंड है उसमें वो राज कर रहा था, अब छोटे 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 रीजनल किंगडम्स हो गए, क्षेत्रीय किंगडम्स. ठीक है, क्षेत्र समझ रहे, एक पर्टिकुलर इलाके में. जैसे अवध का जो नवाब थे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करा, एंड बंगाल में, हैदराबाद में. तो इस तरह से जो अलग 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 रूलर्स गवर्नर्स थे, मुगल गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट शो कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट किया, डिक्लेयर कर दिया. एंड दे एस्टैब्लिश अ रीजनल गवर्नमेंट. मीन्स पहले इतना ह्यूज था एरिया, अब वो छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे राजा अपने आप को राज करने लगे, अपने आप को राजा उन्होंने अपने पर्टिकुलर इलाके का डिक्लेयर कर दिया. तो इससे क्या होता है, देखो बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स जो मिल के काम कर रहे थे और उनका एक हेड था मुगल रूलर. ठीक है, तो दे वर वेरी पावरफुल. अब उनके डेथ के बाद, औरंगजेब के डेथ के बाद जो है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो पावर था वो अलग अलग रीजनल किंगडम्स में बढ़ गया एंड डिक्लाइन हो गया. मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, पावर डिक्लाइन होने शुरू करी. जब कभी पावर डिक्लाइन होती है तो याद रखिएगा कि वहाँ एक खालीपन जो है वो आ जाता है. ठीक है, तो अब उस खालीपन का कई लोग अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं कि भैया ये ठीक है, यहाँ पे अब जगह खाली है, इसको पकड़ लो, इसको ग्रैब कर लो. ठीक है, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए कौन आया, एक न्यू पावर, इट केम फॉरवर्ड. New power took a full opportunity, and that was a British power. That was a British power. Fine. So the Britishers they took over, and धीरे 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 वो लोग जो है हमारे कल्चर में, हमारे इकोनॉमिक लाइफ में, हमारे पॉलिटिकल लाइफ में वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो गए. अपने आप ही सेल्फ इंट्रोडक्शन था उनका. ठीक है, नोबडी इन्वाइटेड देम टू बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री. दे वर जस्ट अ सिंपल व्यापारी थे, एक ट्रेडर थे जो हिंदुस्तान में आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो रूलर्स बन गए. होप आई एम क्लियर टू यू हाउ दे बिकेम द रूलर. धीरे धीरे उनको चांस मिला कि वो मतलब कि हम लोगों के बीच में आकर के राज करना शुरू करें. ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे अराइवल ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज. अब यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो क्या चीज़ है. ट्रेडिंग कंपनीज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले एक तो याद रखिए इस चीज़ को कि एंशियंट टाइम में जब लोग ट्रेडिंग करते थे ना हिंदुस्तान के साथ, ये नहीं कि आज से ट्रेडिंग शुरू हुई थी मुगल साम्राज्य के टाइम पे, ब्रिटिशर के टाइम, एंशियंट पीरियड से हिंदुस्तान जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ जो है उसका ट्रेडिंग लिंक था, और रूलर्स भी इंटरेस्टेड रहते थे इस ट्रेडिंग लिंक के लिए. तो जो ट्रेडिंग लिंक्स जो थे वो बहुत बढ़िया थे, रूलर्स सपोर्ट करते थे, लेकिन वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता था. कोई कंट्री किसी को स्पॉन्सर कर रहा है ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन समय बदला और इंग्लैंड में एक चेंज आया. इंग्लैंड में ट्रेडिंग कंपनीज बनने लग गई. ट्रेडिंग कंपनी से और अंडरस्टैंडिंग कि आप सपोज कोई ट्रेड कर रहे हो तो आपने एक अपनी कंपनी बना ली, 2 4 8 10 लोग मिल करके एक ग्रुप ने एक कंपनी बनाई कि हम कहीं पे सब लोग मिलजुल करके हम काम करेंगे. ठीक है, अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह से ट्रेडिंग कंपनीज वहाँ पे ग्रो हो रही थी वेरी फास्टली. इन्हीं सारे ट्रेडिंग कंपनीज में एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी. ये नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी थी, इंग्लैंड में बहुत सारी थी. ठीक है, तो उसमें एक कंपनी सामने आती है जिसको हम कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि दे वेंट टू क्वीन एलिजाबेथ. किसके पास गए वो, क्वीन एलिजाबेथ. 1600 में, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के पास ये लोग जाते हैं. किस लिए जाते हैं, फॉर द परमिशन टू ट्रेड विद इंडिया. ठीक है, जब आप परमिशन के लिए वहाँ पे गए तो नेचुरली कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ का भी इंटरेस्ट था और उनका शेयर भी था.
उनका शेयर भी था, मीन्स प्रॉफिट में, मतलब कि वॉट एवर प्रॉफिट यू आर गोइंग टू अर्न इट विल बी शेयर्ड, विल बी गिवन टू क्वीन एलिजाबेथ ऑल्सो. Fine. So 1600 Queen Elizabeth gave a charter which granted the company the exclusive rights to trade with the East. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि चार्टर. चार्टर का यहाँ पे मतलब है परमिशन. ठीक है, उनको एक परमिशन मिली. दे गॉट ए चार्टर मीन्स दे गॉट ए परमिशन. परमिशन किस बात की मिली इस कंपनी को? कि वो हिंदुस्तान में ईस्ट ईस्ट जो, अगर पूरा वर्ड मैप को अगर विजुलाइज करेंगे तो हिंदुस्तान किस तरफ आ रहा है? ईस्ट की तरफ ही आ रहा है ना. तो बोलते ही ऐसे हैं कि जो ट्रेडिंग इन लोगों को परमिशन मिली थी, चार्टर मिला था, वो किस लिए मिला था? कि वो ईस्ट साइड में जा कर के वो लोग ट्रेडिंग करें. तो और लेकिन इसमें एक दूसरा पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर चार्टर मिला था, परमिशन मिला था टू ट्रेड विद इंडिया, मीन्स जो जो दूसरे वहाँ पे और कंपनीज थे उनको नहीं मिला था. तो होलसेल राइट इन लोगों को मिल गया कि गो एंड अर्न द प्रॉफिट. फाइन. So Queen Elizabeth, she gave a charter to East India Company, means no other trading company will trade with India. East India Company got a sole right to trade with India. Am I clear for this? Okay. Many other European countries also arrived in India. Now competition was tough. देखो, इंग्लैंड में जो इतनी सारी कंपनीज थी उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिला, लेकिन पूरे यूरोप में फ्रांस, पुर्तगाल में या डच, वहाँ से तो किसी को नहीं रोक लगाई गई ना. वहाँ पे किसी को नहीं रोका गया. तो वो लोग भी आगे बढ़े. सबको पता था कि हिंदुस्तान क्या है? सोने की चिड़िया है. ठीक है. सो most of these countries, the traders, they rush towards India. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से यहाँ पे आई हुई थी, तो अपने कंट्री वालों से उनका कोई भी कंपटीशन नहीं था. किसी भी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं था. होलसेल राइट लेकर के वो लोग आए थे. लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पुर्तगीज, फ्रेंच, डच, दे ऑल वर ओवर हियर इन कंट्री. अब इनके साथ टफ कंपटीशन था. कंपटीशन इट बिकेम वेरी टफ. By getting a charter, East India Company was relaxed that other companies from England, are not going to give any kind of competition to them. They were relaxed for that. But the others, they were there. Other traders, other companies, they were very much in our country, in India. Fine. So they had a very tough time टू ट्रेड विद अर कंट्री. अब देखो मज़ेदार की बात, आप देखो यहाँ पे कि देश किसका? हम लोगों का. ब्रिटिशर्स आए बाहर से, पुर्तगीज आए बाहर से, फ्रांसीसीज, डच, और हमारी कंट्री में किस बात के लिए लड़ाई हो रही है? किस बात की लड़ाई हो रही है? कि हमारे कंट्री में हमारे से व्यापार करेंगे. ठीक है. और बाद के और भी जो लड़ाई जो ब्रिटिशर्स ने अपने एक्सपेंशन किया, तो हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसियों के साथ एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, अपने प्रीवियस क्लास में. ठीक है. तो ये लोग हमारे देश की धरती पे, हमारे देश में दूसरे देश के लोग आके लड़ रहे थे कि हमारे देश में, भारत देश में वो ट्रेड भी करेंगे और यहाँ पे रूल भी करेंगे. फाइन. तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन हमारे देश के अंदर थी. फाइन. अब इसके बाद आप देखेंगे, अगर जैसे हमने कहा कि होलसेल राइट था किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होलसेल राइट था, लेकिन उनका कंपटीशन किसके साथ था? कॉम्पिटिटर्स कौन थे? राइवल्स कौन थे? पुर्तगीज थे. ठीक है. डच, फ्रांसीसी लोग थे. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? ट्रेड राइवल में. ट्रेड राइवल में जबरदस्त प्रॉब्लम आई दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सिमिलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया. अब हिंदुस्तान किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था?
हिंदुस्तान किस बात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, यहाँ से कौन सी चीज़ वो लोग लेके जाना चाहते थे? हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, ठीक है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें जो है वो हिंदुस्तान से लेकर के जाने में इंटरेस्टेड थे। फाइन। और सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, पुर्तगीज़ भी वही चाहते थे, फ्रांसीसी भी वही चाहते थे, एंड आपके क्या कहते हैं डच भी यही चाहते थे। तो एक ही चीज़ को अगर वो परचेज करना चाह रहे थे तो क्या हुआ कि आपस में राइवल इनका बढ़ गया। अब राइवल तो बढ़ गया, राइवल मतलब कि आपस में कंपटीशन जो है वो ज़बरदस्त हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। बात समझ में आई? आज अगर किसी भी चीज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जैसे आ, फिर से हम एग्जांपल लेंगे कोविड-19 का, तो एवरीबडी इज़ वेटिंग कि भाई वो जो उसकी टैबलेट या वैक्सीनेशन जो भी कुछ निकल करके आएगा, ठीक है, तो उसका क्या प्राइस रहेगा। हो सकता है कि वो 100 रुपये का हो, लेकिन 1000 में भी बिक सकता है, क्योंकि डिमांड है, क्योंकि डिमांड है तो प्राइस इट विल इंक्रीज। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिमांड और जो प्राइस इंक्रीज हुई तो क्या हुआ कि प्रॉफिट जो था वो कंपनियों के बीच में बढ़ गया। हर बंदा वही चीज़ें लेना चाह रहा है, ठीक है, तो उतना प्रॉफिट उनको नहीं हो रहा। प्रॉफिट ऑफिस में आपस में प्रॉफिट हो खूब रहा था, लेकिन अगर 4 बंदे उसी चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और एक के हाथ में ये सारा का सारा ट्रेड आ जाता है, ठीक है, सारा प्रोडक्ट वो खुद खरीद लें और उसको फिर पूरे वर्ल्ड में बेचें, ठीक है, तो नेचुरली एक बंदे को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा ना। तो फिर अब डिसीजन इनका क्या होता है? डिसीजन एक वे आउट उनका सिर्फ ये है कि नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव द राइवल कंपनीज। अब वो हिंदुस्तान के अंदर हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन अब इनके आपस में जो है तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो सोचा कि भाई ठीक है, बेस्ट तरीका ये है कि भाई अपने राइवल को ख़त्म करो, इनको रास्ते से हटाओ, है ना, यही तो करेंगे और क्या करेंगे, और यही उन लोगों ने किया भी। सो दे डिसाइडेड टू रिमूव द राइवल कंपनीज एंड दिस वॉज ओनली द वे आउट फॉर दीज पीपल। दिस लेड टू द वॉर। ये जो साइकोलॉजी इनकी थी ना कि भैया एक बंदे को निकालो, 2 को निकालो, 3 को निकालो, हम ही राज करेंगे, हम ही यहाँ पे व्यापार करेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से आपस में जो जितनी ट्रेडिंग कंपनीज वहाँ पे थी, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ की, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो जम के बैठ गए थे, डेरा डाल के बैठ गए थे, इनमें आपस में ये सारी ट्रेडिंग कंपनीज की राइवल शुरू हुई, बहुत ज़बरदस्त वॉर आपस में करा। और ये मतलब कि उस तरह का वॉर नहीं था कि भाई इसकी कंपनी को जो है मतलब कि इसके रेट हम डाउन कर दें, या मतलब कि फाइनेंशियली तौर से नहीं, ये दूसरी तरह से मतलब आर्म से और अंडरस्टैंडिंग वेपन्स का भी इस्तेमाल हुआ, खून खराबा हुआ, बाकायदा खून खराबा हुआ। क्या क्या करते थे ये लोग, ये क्या क्या करते थे लोग, व्हाट दे, इनके एक्शंस बड़े अजीब होते थे। रूट्स को ब्लॉक कर दिया, कहीं से कोई माल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो सी रूट पे ही मतलब कि उनके जहाज़ को पलट देना, या रोडवेज पे रोड्स को ब्लॉक कर देना। दे स्टार्टेड लूटिंग द शिप, अटैकिंग द शिप। जो शिप में सामान भर के आ रहा है या जा रहा है, दूसरे कंपनी का है, मार दो, इनको गिरा दो। दे यूज़ आर्म्स, बंदूकों का इस्तेमाल शुरू हो गया, वेपन्स का इस्तेमाल बहुत ही कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। तो बताइए ज़रा, हमारे कंट्री में आके दूसरे के कंट्री के लोग यहाँ पे लड़ मर रहे थे हमारे नेचुरल प्रोडक्ट, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ कंपनीज ने क्या करा कि अपने अपने माल को, अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने पोर्ट्स को, बंदरगाह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। जैसे मैंने कहा ना, शिप को लूटना शुरू कर दिया, बंदरगाह पे भी उन्होंने, पोर्ट्स पे भी, बंदरगाह यू अंडरस्टैंडिंग, जहाँ से शिप
पानी की जहाज चलती है जहाँ से, तो वो जो एरिया होता है जहाँ पे जहाज आती है, रुकती है, लंगर डाल पड़ता है, वहीं पे मतलब कि जो भी रिपेयरिंग वगैरह होती है वहाँ पे ठहरते हैं वो लोग, सामान लोड एंड अनलोड होता है, वो वाली जगह। अब वहीं पे जो मार्केट शुरू हो जाती थी, तो कुछ कंपनीज ने अपने अपने पोर्ट्स का फोर्टिफिकेशन शुरू करा फॉर द प्रोटेक्शन। व्हाट इज़ अ फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन इट मीन्स कि जैसे फोर्ट, किला आप समझते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देना, बड़े बड़े ऑब्स्ट्रक्शन जो है वहाँ पे खड़े कर देना, सो दैट बाहर से लोग नहीं आए, उन पे चेक रखना, ठीक है, बड़े ईगल आई रखना कि कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। तो ये फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया। बताइए ज़रा, हमारा देश, हमारा समंदर, हमारा पोर्ट, बाहर के लोग आकर के यहाँ पे किलाबंदी शुरू कर दिए, ठीक है। अब ये जो किलाबंदी तो ना, नेचुरली वहाँ के लोग जो थे, जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, स्पेशली लोकल लीडर्स थे, लोकल रूलर्स थे, लोकल लोग जो वहाँ पे थे, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई किसको पसंद आएगी। एक बात बताओ मेरे को, कि आपके जैसा घर है, ठीक है, और आपके घर में ही आकर के आपके आसपास पड़ोस और रिलेटिव्स वगैरह आकर कह रहे भाई बहुत बढ़िया आपके यहाँ किचन में बहुत बढ़िया खाना है, और ड्राइंग रूम में बड़ी एंटीक पीसेस रखी हैं, बहुत गोल्ड भी है, बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, सब पे अपना 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 कब्जा जमाना शुरू कर दे, और बाहर एक बंदा जा कर के ताला भी मार दे कि और भी कोई बाहर के लोग ना आ पाए। तो नेचुरली मतलब कि घर वालों को तो बुरा लगेगा, एक तो आके लूट पाट कर रहे हो बेवजह ही, चीज़ें हमारी है, ठीक है, उठा उठा के लेके भागने की कोशिश कर रहे हो, और ऊपर से मतलब कि बंद भी कर दिया कि यहाँ के लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं, और बाहर के लोग कोई आएंगे नहीं, हमारी मर्जी भी, हम जो भी करें। तो ऐसे हालात में जो वहाँ के लोकल, जो भी हिंदुस्तान के एरियाज़ में, कोस्टल एरिया में इस तरह का फोर्टिफिकेशन चल रहा था, किलाबंदी चल रहा था, तो लोकल रूलर्स को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आई, लोकल लीडर्स को भी, लोकल लोगों को भी पसंद नहीं आई, ठीक है। तो नेचुरली फिर मतलब कि रिवर्ट बैक होती हैं बातें, फिर आपस में बातचीत भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। Fine. I hope till here you must have understood about the trade rivals. So this was a new lesson for you. Lesson number two. Lesson number two: the expansion of the British power. I have told you about the topics which we are going to focus. Fine. The background of the chapter and the arrival of the trading companies, how they came. Okay, 1600, Queen Elizabeth, she gave a permission, she gave a charter which granted the company the exclusive rights to trade with the East, with our country, with India. Fine. और यहाँ पे आके वो किस तरह से उन्होंने ट्रेडिंग करी। सबसे पहले तो वो उनके ट्रेड राइवलरीज जो थे उनके साथ ही भिड़ंत हो गई, खूब लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है। एंड ग्रेजुअली हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश ने अपना पैर जमाया। पैर किस तरह से जमाया वो हम और आगे पढ़ेंगे। इस till this video we have done this much. After that we'll be doing the next video, will be starting about the Britishers, the British in Bengal. British in Bengal. Fine. I hope that you must have understood it properly. Fine. Keep on reading it. Do the things properly, read it properly, go through your books also. Stay safe, dear. Safe and sound. Don't move outside from your home. Keep yourself safe. Fine. Thank you so much. Thank you.